नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में हरदोई से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नई राह सेवा संस्थान की संस्थापक शिप्रा सोनकर जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा जी लगातार अपने सकारात्मक कार्यों से लोगों को जागरूक करती हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती हैं। फिर चाहे वो भोजन हो, कपड़े हो या शिक्षा, शिप्रा जी हर प्रकार से लोगों की मदद करती हैं। तो शिप्रा जी, शिक्षा के इकलौते मंच एजुकेशन बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार आप सभी लोगों को। शिप्रा जी, देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ हमें अपनी बातों को बात है। शिप्रा जी, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि आप नई राह सेवा संस्थान की सचिव हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को नई राह सेवा संस्थान के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताइए। नई राह सेवा संस्थान आज से 5 साल पहले मैंने शुरू किया था ये वर्क बच्चों को फ्री ट्यूशन देने का। जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, जी, इनको ट्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनको वो जैसे शहर के बच्चे हैं, उनको मिल जाते हैं ट्यूशन्स, बट इन बच्चों को नहीं मिलते, फिर वो शहर की तरफ भागते हैं। जी, तो मैंने गाँव से शुरू किया, लगभग 300 बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। तो पहले मैंने शुरुआत करी, फिर दिक्कत ये आने लगी, उन बच्चों में पोषण की काफ़ी कमी दिखी मुझे। तो जी। अभी जो मेरी संस्था है, इन बच्चों को पढ़ाने का और इन बच्चों को जो पोषण आहार होते हैं, वो प्रदान करने का काम करती है। जो त्योहार है या फेस्टिवल्स होते हैं, इन त्योहारों में हम इन बच्चों को कपड़े, मिठाई, फ्रूट्स, दलिया ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी स्लम एरिया के बच्चे हैं और हमारे गाँव के बच्चे। जी। तो शिप्रा जी, आपकी जो संस्था है उसमें कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं जो ये अगर गरीबों तक जो सहायता पहुंचाते हैं, मदद करते हैं, इसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी अभी टीम बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन हमारे जी, जितने भी मेंबर्स हैं, काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं। लगभग हम लोग 20 लोग हैं, जो इस वर्क को करते हैं। जी। शिप्रा जी, आप गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाती हैं। तो ज़रा बताएँ कि आपने अभी तक कितने जी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला चुकी हैं? लगभग अभी हम 500 का टारगेट पूरा कर चुके हैं। जी, जो भी जिसमें से 300 बच्चे जो हैं हमारे गाँव के हैं और 200 अभी हम एक प्रॉपर कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, जिससे जो शहर के बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिशन कोचिंग्स होते हैं, जी, जी, उसमें भी वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। हम अभी आगे मेरा जो हमारा अचीवमेंट है, वो यही है कि हम एक ऐसी कोचिंग शुरू करें, जिसमें ये बच्चे आएँ और पढ़ें। तो छोटे बच्चों को जो आप निःशुल्क शिक्षा दिलाती हैं, फिर उसके बाद जब वो जैसे 1 टू 5 उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की आपके यहाँ और फिर उसके बाद जी। उनका एडमिशन आप लोग कहीं किसी दूसरे विद्यालय में कराते हैं या फिर आगे का जो थोड़ा प्रोसेस है, ज़रा बताएँ? हमारा काम विद्यालय का नहीं है, विद्यालय में भी जो बच्चे वीक होते हैं, जी, उन बच्चों को भी हम ट्यूशन्स देते हैं, मतलब एक कोचिंग का काम करते हैं। कोचिंग के माध्यम जो से पढ़ाते कमियाँ हैं। हैं जी, जी। आपने कार्यक्रम की बाकी जिन शुरुआत बच्चों के की। एडमिशन जी, कहिए। हमारा मतलब है जिन बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ने में, जैसे कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनको एडमिशन चाहिए, तो हम वो काम भी करा रहे हैं। पूरी मदद करती हैं आप उनकी। ज़रूरत जिसको भी लगती है, आप उनकी पूरी मदद पहुँचाती हैं। शिप्रा जी। बिल्कुल, जितना हो सके। जी, बहुत सुंदर। जी। आपने एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम है पहल अपनेपन की। तो ज़रा हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि ये पहल अपनेपन क्या है कार्यक्रम? पहल अपनेपन की मतलब है वो बच्चे, वो स्लम एरिया के बच्चे जिनको हमारे बच्चे जो हैं, वो खिलौनों से भी खेलते हैं, त्योहारों में अच्छे कपड़े भी मिलते हैं, मिठाई बिल्कुल, भी मिलती है। सही लेकिन कह रही हैं अगर आप। हम ही सारे लोग मिल के इन बच्चों को कुछ चीज़ें, भले ही वो बिल्कुल, हमारे घर के खेले हुए खिलौने होते हैं, बच्चों के वो अच्छी पोज़ीशन में होते हैं, हम उन्हें वो दे सकते हैं, त्योहारों पे मिठाई दे सकते हैं, वो अपनेपन का एहसास दिला सकते हैं, जिनको वो डिज़र्व करते हैं।
बिल्कुल, उन बच्चों को ये वो अपना बचपन खो देते हैं गरीबी की वजह से। बिल्कुल। तो हमारा यही है कि हम उनको एक अपनेपन का एहसास दिला ओह! सकें। कार्यक्रम का मतलब यही है, पहल अपने बच्चों अपनेपन की की। तरीके से ट्रीट करते हुए उनको सारी ज़रूरत की उनको चीज़ें दें और उनकी पूरी मदद करें। ये तो बहुत सुंदर है और जी, उसमें से आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कभी-कभी हम लोग महीने में 1 बार केक ले जाके 3-4 बच्चों से एक साथ केक कट करवा देते हैं, क्योंकि वो बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं नहीं करते। कर तो पाते हैं। उसमें भी उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। एक परिवार के जैसे इवन मैं वो अपना बर्थडे भी बच्चों के साथ ही मनाती हूँ। क्या अभी बात मेरा 19 बहुत खूबसूरत क्योंकि जो होता है ना ये बच्चे वो जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो एक अकेलापन अनुभव उन्हें फ़ील होता है। महसूस करते हैं वो, लेकिन आप तो उन्हें एक पूरा परिवार का और एक कहते हैं कि एक माँ की तरीके से उनको स्नेह देती हैं, तो वाक़ई बहुत अच्छा बिल्कुल काम कर रही हैं। वही अपनापन जो हम अपने बच्चों को देते हैं, बहुत अपने सुंदर। परिवार के बच्चों को देते हैं, वो अपनापन वो डिज़र्व करते हैं। कहीं न कहीं उनका बचपन छूट जाता है, गरीबी की वजह से, अच्छा खाना ना मिलने की वजह से वो बाहर जाके काम करते हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं इन बच्चों को। मैं तो अपने महीने में दर्शकों 1 से बार ही सही। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और हम लोग जब जाते हैं बाहर कहीं घूमने या तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़रूरत जिन्हें होती है खाने-पीने के सामान की कपड़ों की, लेकिन हम लोग वो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं और अपने बच्चों को हर एक चीज़ बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन मैं जी, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि शिप्रा जी से वो प्रेरणा लें क्योंकि उन बच्चों को ज़रूरत है और अपने बच्चों की तरीके से जैसे ये मानती हैं वैसे ही सभी उन बच्चों को मानें और उनकी हेल्प करें। तो शिप्रा जी हमारा सवाल अगला है आपसे ये कि कोरोना काल में आपने लोगों की उनके खाने और कपड़े से लेकर और भी कई सारी मदद की। इसी के साथ इस जी। संकट की घड़ी में आपने सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी की। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये प्रार्थना सभा क्या है? मैं आपके ही मुँह से जानना चाहती हूँ। सर्वधर्म प्रार्थना सभा एक ऐसी सभा थी जो कि दैनिक जागरण की एक मुहिम थी, जिसमें हमारी संस्था और भी हमारी संस्था के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बच्चे भी इसमें थे, जो लोग कोरोना काल में हमें छोड़ के चले गए और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने कामना की और ये ईश्वर से प्रार्थना की, जो लोग हमें छोड़ के चले गए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को हिम्मत दे कि वो इस संकट की घड़ी से बाहर आ सकें और जो बीमार है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। सारे धर्मों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे में हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस काफ़ी लोग हैं संस्था में, जो सारे लोगों ने मिल के ये प्रार्थना की थी। आप लगातार बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, उनको सहारा देती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे मंच के माध्यम से आज के नौनिहालों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आपका मतलब नौनिहाल मीन्स मीन्स छोटे जो बच्चे। युवा वर्ग है जो हमारे हेलो, हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनको यंग जनरेशन जी, यंग जनरेशन। जो हमारा यंग जनरेशन है उनसे सिर्फ इतनी इतनी रिक्वेस्ट है कि वो आस-पास आपके जो छोटे बच्चे हैं, उनके संग अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो उनकी थोड़ी मदद करें और सबसे ज़्यादा उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, जिससे वो चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें। हम पता है कि वो गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सारे यंगस्टर मिल के इन बच्चों की मदद करने लग जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी अशिक्षा रहेगी। तो बिल्कुल, यंगस्टर ही इसमें आगे आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ, इस पहल को आगे बढ़ाएँ, पहल अपनेपन की। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी आपका समर्थन करें और आप आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएँ हैं। शिप्रा जी आप एक महिला हैं और आपकी जो आपका जो नई राह पहल जो आपकी जो संस्था है, उसमें भी बहुत सारी बच्चियाँ होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जी, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सजग रहती होंगी हमेशा। तो आजकल लगातार हाँ। आपने देखा है कि खासकर हम देखें तो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले भी सामने आते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपने अभी तक क्या ऐसे कोई कदम अपने जी, यहाँ संस्था में कार्यक्रम किए उठाए हैं? या आप आगे का कोई प्लानिंग है या हमें कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए? ज़रा बताएँ। तो कार्यक्रम करने जाते हैं तो हम लोग सभी बच्चियाँ मिलती हैं, तो
हम उन्हें सबसे पहले तो उनकी साफ जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं इसके बारे में जागरूक करना उन्हें प्रोवाइड भी कराते हैं। बाकी जो यौन शोषण की आपने बात की है, उनको जितना भी हो सकता है इस चीज के बारे में हम बताते हैं। उनकी जो माता है और घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनको बताते हैं कि बच्चियों को ये सारी शिक्षा जरूर दें कि अगर उन्हें कोई टच करता है तो एक लड़की सबसे पहले समझ सकती है कि हमको जो भी टच हो रहा है वो बैड टच है या गुड टच है। तो उस जी, टच के बारे में हम जरूर बताते हैं कि आपको अगर ऐसा कोई टच करता है तो वो तरीका कैसे आपको पहले अपने मम्मी को बताना है, या आसपास अगर आपको कोई दिखता है तो आप सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करें। तो इस तरीके से जैसे भी हो सकता है हम बच्चों को जागरूक करते हैं। और फ्यूचर प्लान जो हमारा है वो ये है कि हम एक हेल्पलाइन नंबर देना चाहते हैं। जो महिलाएं हैं उनके साथ ये चीजें हो जाती हैं और वो डायरेक्ट नहीं जा पाती, उन्हें हेजिटेशन लगता है पुलिस से कांटेक्ट करने में। तो हम चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट करें और हम उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। जो भी उनकी कंप्लेन होगी वो फ्रंट में ना आए, वो बैक में रहे, हम लोग फ्रंट में आके उनकी हेल्प करें। सराहनीय पहल है आपकी और बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप बहुत आगे तक ये जाए पहल आपकी और सभी को मदद मिले इससे। तो शिप्रा जी, हम आपसे अपना अगला सवाल रखते हैं कि अभी हमने हाल ही में ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी किल्लत देखी। आप लगातार पौधारोपण के कार्यक्रम करवाती हैं और पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक भी करती हैं। तो शिप्रा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? ज़रा बताएँ। अभी जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन की कमी हर जगह महसूस हुई। तो कहीं जी, न कहीं हमारे वातावरण में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई, जी जिसको बिल्कुल। लेके हम लोगों ने 5 जून को भी एक कार्यक्रम करा था। जी, लेकिन वो कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप सिर्फ पौधे लगा दें और उन्हें भूल जाएँ। कहीं न बिल्कुल, कहीं हम लोगों ने उनकी केयर करने के लिए भी लोगों को हायर किया। खुद भी ऐसी जगहों पे पौधे रोपण करें जहाँ पे पौधों की केयर हो सके। केयर हो प्लस सके। फिर हम लोगों ने बरगद के जो पौधे होते हैं, उनको इन ऐसी जगहों पे लगाया जहाँ पे वो अच्छे से चल सके। आप एक पौधा लगाइए, लेकिन ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे आप उसकी केयर कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमें आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण देना है, तो हमें अपने जो एटमॉस्फेयर है इसको फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पौधारोपण है, पानी की वेस्टेज ना करके जितना सेव हो सके पानी को हम लोग सेव करें। क्योंकि कहीं न कहीं अब हम लोग बॉटल पे आ गए हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो नदी और कुओं से पानी लेते थे, लेकिन अभी हमारी पीढ़ी जो है बॉटल देख रही है, हम लोग बॉटल देख रहे हैं। आने वाले वक़्त में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। तो बिल्कुल, हमें वातावरण और पर्यावरण दोनों को स्वच्छ रखना है, अच्छा रखना है, जी। उसमें प्रयास करना है। शिप्रा, अगर हम आज छोटे बच्चों की बात करें तो अधिकतर जो बच्चे हैं, छोटे हैं, वो माँ-बाप से बहुत सारी चीज़ें छिपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक भय होता हाँ, है मन में कि अगर मैं बताऊँगा या बताऊँगी तो मुझे डाँट पड़ेगी। इसका एक हाँ, सबसे हाँ। बड़ा एक कारण ये हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, छोटे-छोटे से बच्चे हैं, लेकिन वो नशीले पदार्थों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो उसमें अगर कोई सिगरेट पी रहा है, तो वो सोचते हैं कि ट्राई करूँ एक बार, क्या होता है। लेकिन वो चोरी-छिपे इस तरीके से जो नशीले पदार्थों का सेवन उनको एक लत सी लग जाती है। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है? आखिर पेरेंट्स की कमी है? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो उन्हें जब कुछ बुरा या सही जो भी होता है हाँ, अपने बड़े ही बताते हैं। तो आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है और इसमें किसकी कमी है? तो ज़रा बताएँ। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कहीं न कहीं हमारे शुरुआत हमारे घर से ही होती है और इसमें जी, पेरेंट्स बिल्कुल। की ही कमी। क्योंकि हम क्या करते हैं आज की पीढ़ी को, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। सही कह वो रही हैं। उसको अपना खिलौना समझ के उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पेरेंट्स के पास टाइम ना होने की वजह से उसमें वो कहीं न कहीं मेंटली भी स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे। फिर वो जी, गलत और सही दोनों का फैसला नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और कहीं न कहीं इस बुरी लत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को सिर्फ़ इतना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम ना देके बच्चे की परेशानी को समझ सकें कि बच्चा चाह क्या रहा है और मार-पीट ना करके उससे सिर्फ़ एक अच्छे से, प्यार से, अपनेपन से उसे ये जानने की कोशिश करें कि बच्चा चाह क्या रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, फिर मम्मी-पापा से दूरी बना लेते हैं और बाहर बुरी लत में पड़ जाते हैं।
शिप्रा जी, आप बीते लंबे समय से समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस दौरान आपको कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे मंच के माध्यम से उन सभी परेशानियों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि उन परेशानियों को सहते हुए भी अगर आज आप अपने मार्ग में लगातार आगे बढ़ रही हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर हैं, तो जरा बताएं कि वो कौन सी परेशानियां और कैसी रही। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आपने। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको भी ना करने के लोगों ने बहुत दबाव बनाया। बहुत सी चीज़ें, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी हुई मेरे साथ में कि आपका ये कार्यक्रम हम आपको, क्योंकि छोटा शहर है जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मैं हरदोई से हूँ, तो काफ़ी जो पिता कह सकते हैं राजनीतिक लोग हैं, जी। तो वो लोग, उन लोगों ने काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश करी। जब हम काम करते हैं तो मीडिया हमें कवर करती है और फिर हमारा कहीं न कहीं नाम होने लगता है। तो उन सब की परेशानियाँ यही थी कि इतना सा काम करके इसको इतना एप्रिशिएट क्यों मिल रहा है? तो मुझे बिल्कुल। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अगर थैंकफुल हूँ तो मीडिया की हूँ, पत्रकारों की हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ये काम कम से कम पिछले लॉकडाउन से मैं कर रही हूँ। लोगों को भोजन पहुँचाना है, मेडिसिन है और भी जिस भी राशन है, जिस भी तरीके से मदद हो सकती है, मैंने अनवरत अभी भी किया है और आगे भी कंटिन्यू ये कर रहे हैं। जब तक ये परेशानी रहेगी, अपने स्तर से जो भी हो सकता है। और जो भी मुझे परेशानियाँ आई, लोगों ने मुझे यही बताया कि आप इस पे ध्यान ना दें कि आप सिर्फ़ अपना काम करें। स्पेशली थैंक टू मीडिया, पत्रकार और जो भी हमारे सोशल वर्कर हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शिप्रा लगातार गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हैं। इसी के साथ या उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं। हम हैं या हमारे और भी कई रिलेटिव्स हैं या जो लोग भी हैं, हमारे दर्शक हैं, जब हम गाड़ी में बैठ करके जाते हैं और हमने देखा है कि चौराहों पर जो बच्चे होते हैं चौराहों पर, तो वो जो है भीख मांगते हैं, शीशा नॉक करते हैं कि आप पैसे दे दीजिए। तो हम लोग कभी-कभी तो ठीक है पैसे दे देते हैं उन्हें, लेकिन कभी-कभी इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन शिप्रा उन बच्चों के लिए, जो मेरे दिमाग में ये बहुत पहले से सवाल चल रहा है कि इस पर काम जो लोग कर रहे हैं, वाक़ई उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और शिप्रा, आज मैं आपसे जुड़ी हूँ, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं कि जो भीख माँगते हैं और वो नहीं पता कि वो उनकी मजबूरी है या उनसे कोई ज़बरदस्ती करा रहा है। ये चीज़ एक लॉजिक बन गया है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि उनसे कौन करा रहा है। तो लेकिन वो बच्चों का, उन बच्चों का जो बचपना है वो छिन चुका है। वो पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन वो केवल भीख माँगते हैं और अपना जीवन चला रहे हैं, वो किसी और को वो पैसे दे रहे हैं भीख माँग करके। तो लेकिन शिप्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप जो वो बच्चे भीख माँगते हैं उनके लिए आप कैसे काम करती हैं और कैसे उन्हें उनके माँ-बाप से मिलाती हैं? ज़रा आज विस्तार पूर्वक बताएँ। जो बच्चे चौराहों पे आपने देखा होगा कि भीख माँग रहे हैं या आप कुछ खाने जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट हो गया या कोई भी खाने-पीने की जगह है, वहाँ पे आपको बच्चे ज़रूर खड़े दिखेंगे। बिल्कुल। कभी-कभी आपने देखा होगा जो नमकीन होती है, बच्चे बेचते हुए नज़र आते हैं, बलून बेचते हैं जी। और बोलते हैं कि एक बलून हमसे ले लीजिए, हमें हमारे आज बिके नहीं है। तो हम पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन जिस भी तरीके से मदद हो सकती है, पहला तो उनको खाना, मेन जो है ज़रूरत वो खाना ही है। उन्हें बिल्कुल। अच्छा खाना नहीं मिलता। तो उन बच्चों को खाना प्रोवाइड कराना प्लस अगर कपड़े वगैरह की दिक्कत है, तो वो प्रोवाइड कराना। और रही बात ये बच्चे भीख क्यों माँग रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। तो अगर हमने जितना भी सर्च किया है या जितना भी हमारा अध्ययन है, 80% इसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, जो ये काम करवाते हैं। करवाते हैं। आप 20% तो छोड़ सकते हो कि कहीं न कहीं मजबूरी है, लेकिन पेरेंट्स घर पे आराम से बैठे हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी-सी 5 महीने की बच्ची थी, जिसको एक लड़का 5 साल का लेके चला आया था और वो उसकी बहन थी। उसने ला रात के 12 बजे उस बच्चे को घर हेल्पलाइन सेंटर तक पहुँचाया गया। अगले दिन उनके पेरेंट्स को दिया गया। जब उनसे पूछा गया तो ये पता चलता है कि वो बच्चों को भीख माँगने के लिए ही भेज देते हैं दिन में और वो संडीला से हरदोई चला आया बस में और 5 महीने की बच्ची बेहोश थी, जिसको ओह माय हम लोगों ने दूध पिलाया तो वो आधे घंटे के बाद होश में आ गई। गॉड! तो 80% सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं।
इनकी सिर्फ इतना है कि हम पहले इनको खाना देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए हम उनको मोटिवेट तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें खाना नहीं मिलता, बिल्कुल सही अच्छे कह रहे हैं। कपड़े नहीं मिलते। जब उनकी जरूरतें पूरी होती हैं तो वो पढ़ाई के लिए भी मान जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अब मुझे भोजन भी मिला है, कपड़े भी मिले हैं, तो हाँ, एजुकेशन अगर हम लेंगे तो मुझे और हम अच्छा जीवन हमारा अच्छा होगा। चलिए, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते, तो हमें काम बच्चों पे ना करके पेरेंट्स पे करना है, उनकी सोच को बदलना है कि वो अगर मोटिवेट करेंगे 1 घंटा ही सही, अगर हम की कोई डिग्री नहीं दिला सकते लेकिन साक्षर जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, बिल्कुल। शिप्रा, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा चारों तरफ परेशानियां थी, हर व्यक्ति सक्षम नहीं है, लेकिन इतना जरूर सक्षम है कि एक अक्षम व्यक्ति की अगर एक सक्षम व्यक्ति मदद करने लग जाएगा तो शायद परेशानियां थोड़ी कम हो सकती हैं। और फ्यूचर में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो भी अच्छे लोग हैं, सशक्त लोग हैं, संपन्न हैं, वो एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ले, उनको शिक्षा प्रदान करवाने की। तो हमारे देश से अशिक्षा पता नहीं कहाँ चली जाएगी और सारे बच्चों को उनका बचपन वापस मिल जाएगा। जो भी त्योहार होते हैं, आपके बच्चों ने जो भी खिलौने खेल के छोड़ दिए हैं, आप उन खिलौनों को रख के उन बच्चों को दे सकते हैं। होली, दिवाली उन बच्चों की भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि शिप्रा से प्रेरणा लें और वो भी इसी तरीके से जरूरतमंद लोगों की, जो बच्चे करीब हैं, उनकी मदद करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि हमारे अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो हमारा देश सबसे आगे होगा। और विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब हमारा हर बच्चा बच्चा शिक्षित होगा। तो शिप्रा जी, आज आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने हमें इतना बड़ा मंच दिया जिससे लोग हमें सुने और आगे आए इस चीज के लिए। तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशली आपका बहुत बहुत थैंक्स। शुक्रिया। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।